नमस्कार प्रिय छात्रों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बॉयल के नियम के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम गैस के दूसरे नियम चार्ल्स के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। चार्ल्स के नियम में गैस की मात्रा एवं गैस के दाब को स्थिर रखते हैं। चार्ल्स के नियम को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। इसकी प्रथम परिभाषा के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन ताप में प्रत्येक डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि अथवा कमी से अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ता अथवा घटता है। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन V0 तथा T पर आयतन Vt हो जाता है तो चार्ल्स के नियम को हम मैथमेटिकली निम्न समीकरण द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Vt इक्वल टू V0 प्लस V0/273 मल्टीप्लाई में T। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इसमें हमने V0 कॉमन ले लिया तो ये हो गया Vt इक्वल टू V0 1 प्लस T/273। ओके, अब हमने 273 एलसीएम ले लिया तो ये बन गया हमारा Vt इक्वल टू V0 273 प्लस T/273। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए, यदि तापमान का मान जो हम तापमान T है उसका मान हम मान लें 273 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें तो क्या बन जाएगा। ये समीकरण 1 से हमने T का मान था नहीं वाला, ये मान समीकरण 1 में यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो समीकरण 1 में रखने से क्या बन जाएगा। ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन Vt बराबर क्या हो जाएगा, V0 माइनस 273/273 V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जीरो तो कैसे हुआ है, ये कट गया, इससे कट गए तो Vt का मान क्या हो गया, V0 माइनस V0 आ गया तो ये पूरा मान क्या हो गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का जो आयतन है वो क्या होता है, शून्य होता है। और चूंकि गैस का आयतन शून्य नहीं होता, इसका मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गैस का एग्जिस्टेंस अस्तित्व नहीं होता है। यदि तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है तब क्या होगा, तब आयतन का मान नेगेटिव जाता है। और चूंकि आयतन का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बात क्या हो गई, ये मीनिंगलेस हो गई, अर्थहीन बात हो गई। वास्तव में आज तक किसी ने भी गैस के आयतन में -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक कॉन्ट्रैक्शन को ट्रेस नहीं किया है। सभी गैसें -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंचने से पहले ही लिक्विफाई यानी द्रवित हो जाती है। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस ग्राफ के द्वारा हम देखेंगे कि गैस के आयतन जो Vt है और तापमान जो T है, स्मॉल t है, उसके मध्य किस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा। उस ग्राफ के द्वारा हम शो करेंगे कि तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, ठीक है ना, तो जो आयतन है उसका मान नेगेटिव हो जाता है। इसको हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। ये वॉल्यूम इधर है और ये टेम्परेचर कौन सा है, T है, स्मॉल t है, किसमें है वो, सेल्सियस में है। ओके, अब देखिए हमारे पास समीकरण क्या थी, समीकरण जो एक थी हमारे पास वो की थी V0 इक्वल टू थी Vt बराबर थी V0 प्लस V0/273 इंटू में T थी। हमने ग्राफ ड्रॉ किया है Vt के मध्य और T के मध्य। ओके, तो ये जो ग्राफ है हमारा, इसमें जो V0/273 है ये समीकरण में स्लोप को शो कर रहा है। इस ग्राफ का जो ढाल है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो V0 है वो है इस ग्राफ का इंटरसेप्ट, अंतःखंड है, और यहाँ पर साइन जो प्लस है ये शो कर रहा है कि ग्राफ जो है ना, जो T में जब वृद्धि होगी तब Vt का मान है वो पॉजिटिवली इंक्रीज होगा, जो कि इस ग्राफ में शो हो रहा है। देखिए इसमें यहाँ पर देखिए ये बढ़ रहा है, जब T बढ़ रहा है ना तब ये
V का मान ऐसे बढ़ रहा है, और ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये वाला पार्ट, ये हमारा पार्ट कहलाता है अंतःखंड, इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है V0। टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर के हमने दो पार्ट किए, ये वाला पार्ट नेगेटिव पार्ट है और ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। ओके, अब देखिए, यदि हम इस ग्राफ को यहाँ लेकर आते हैं, नीचे तरफ इस साइड इधर लेके आते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम साइड में इधर पॉजिटिव है, साइड में इधर क्या है, नेगेटिव वॉल्यूम है, ये पॉजिटिव वॉल्यूम है। अब देखिए, यदि हमने इस ग्राफ को इस साइड में एक्स्ट्रापोलेट किया है इसको, तो ऐसे किया हमने, एक्स्ट्रापोलेट किया, तो जो ग्राफ जो है टेम्परेचर एक्सिस रहने वाली, इस टेम्परेचर एक्सिस के इस वाले पार्ट को ये काटता है, क्रॉस करता है, और इस पॉइंट के जहाँ पे काटता है ना, उस पॉइंट पर टेम्परेचर है वो ज्ञात किया गया, -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्ञात किया गया। यानी जब इस ग्राफ को हम बैक साइड में एक्स्ट्रापोलेट करते हैं इस वाले ग्राफ को, तो ये ग्राफ टेम्परेचर एक्सिस के नेगेटिव वाले पार्ट में हुआ है, -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये ग्राफ को क्रॉस करता है। ओके, अब देखिए, यदि हम इस टेम्परेचर को, इस ग्राफ को और नीचे लेके आए हम, तो इधर लेके आए हम उस साइड में, तो क्या होगा, तो आप बोलते वॉल्यूम क्या हो गया, अब और नेगेटिव हो गया ना वॉल्यूम। इसका मतलब इससे जो कम तापमान होगा वो तापमान पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो रहा है साइड में, इधर वॉल्यूम क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वॉल्यूम नेगेटिव आने की वजह से क्या होगा, उस गैस का अस्तित्व नहीं होगा, वो गैस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इससे हमने निश्चित कर दिया चार्ल्स के नियम से जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे कम तापमान पर गैस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। हालांकि -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी गैस का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और 0 वॉल्यूम गैस का पॉसिबल नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या है, जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पॉसिबल है। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। केल्विन ने क्या किया, केल्विन ने सेल्सियस टेम्परेचर और केल्विन टेम्परेचर में संबंध ज्ञात किया। वो संबंध क्या था, 273 + T = है T केल्विन, ये संबंध है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 थी हमारे पास, ये वाले को समीकरण 2 ये वाली थी, VT = V0 273 + T/273। इसमें जो 273 + T है, इसकी जगह हम केल्विन स्केल के अनुसार जो ये वाला मान था T, ये पुटअप कर देंगे हम। पुटअप कर दिया हमने, देखो इधर आगे, तो ये क्या बन गया, ये VT बराबर आ गया V0 T/273 हो गया। V0 कांस्टेंट है और 273 भी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, यानी V0/273 का मान क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या, इस समीकरण से क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि VT प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, या सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। यानी जब टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तब गैस का जो परम ताप है, परम ताप आना चाहिए यहाँ पर, परम ताप किस में है, केल्विन में है। परम ताप में एब्सोल्यूट टेम्परेचर में जो वृद्धि होगी, तो गैस के वॉल्यूम में भी क्या होगी, आयतन में भी वृद्धि होगी। ओके, या V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा KT, के यहाँ पर क्या समाप्त स्थिरांक है, और जो क्या करता है, जो कि गैस की मात्रा और दाब पर ये निर्भर करता है। के का मान जो है कांस्टेंट के है, उसका मान है वो गैस की मात्रा पे और गैस के दाब पर डिपेंड करता है। इस समीकरण के आधार पर बॉयल के नियम को हम, इस समीकरण के आधार पर हम चार्ल्स के नियम को दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चार्ल्स के नियम की दूसरी परिभाषा क्या होगी, ये वाली, कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन है, उसके परम ताप, ध्यान दीजिए आप, परम ताप किसमें, केल्विन में, परम ताप के समानुपाती होता है। यानी V समानुपाती क्या है, T है। ये बॉयल चार्ल्स के नियम का दूसरा कथन है। ओके, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, V/T बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। यदि T1 तापमान पर गैस का आयतन V1 है एवं स्थिर दाब पर तापमान में हम T2 परिवर्तन करते हैं, तो आयतन में क्या हो जाएगा,
आयतन में भी V2 परिवर्तन हो जाता है। उस कंडीशन में हम इस संबंध को निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V1/T1 = V2/T2 एट कांस्टेंट प्रेशर। इसकी क्या खास बात है इस संबंध की? खास बात यह है कि हमारे पास यदि किन्हीं भी 3 के मान ज्ञात हों तो हम चौथे मान को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, V और T है ना, वॉल्यूम, और T कौन सा तापमान है, परम तापमान केल्विन वाला, के मध्य स्थिर दाब पर एक प्लॉट खींचते हैं तो निम्न प्रकार की स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो ये वाली निम्न प्रकार की स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जो क्या करी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ की ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ पर यहाँ से पास हो रही है। यानी संबंध क्या था, हमारा संबंध था समानुपाती T था। तो T बढ़ेगा, T कौन सा है, परम ताप वाला, T बढ़ेगा तो V का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब T का मान 0 तो V का मान भी क्या होगा, 0 होगा। इसलिए यानी ग्राफ जो है वो ग्राफ है वो शून्य पर से शुरू होगा, ओरिजिन से ही शुरू होगा। ओके, अब चूंकि ये ग्राफ कब प्राप्त हुआ, जब प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था, यानी स्थिर दाब पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो ग्राफ ड्रॉ होंगे उन ग्राफ को हम आइसोबार्स कहते हैं, समदाबी कर्व, आइसोबार। यानी चार्ल्स के नियम से जो प्लॉट प्राप्त हो रहे हैं, जो कर्व प्राप्त हो रहे हैं, उन कर्वों को हम समदाबी कर्व, आइसोबारिक कर्व्स कहते हैं। ओके, तो ये बात सामान्य सी बात होगी चार्ल्स के नियम के बारे में। अब देखिए हम चार्ल्स के नियम का महत्व क्या है, किसमें इसका महत्व होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। हमने ये पढ़ लिया कि जब हमने किसी गैस को गर्म किया तो उसका आयतन में क्या हुई, वृद्धि होगी। और चूंकि हम जानते हैं जो हवा होती है वो गैसों का मिश्रण है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम हवा को गर्म करते हैं तो गैस में, हवा में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, हवा में प्रसार होगा, और प्रसार होने से क्या होगा, उसका घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि गैस के अणु के मध्य क्या होती है, दूरी बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ने से घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए क्या होता है, घनत्व घटने से हॉट जो एयर है ना, गर्म हवा है, वो जो वायुमंडलीय हवा है जो गर्म नहीं है, उससे क्या होती है, हल्की होती है। ओके, वजन क्या होता है, कम होता है। इस बात का जो महत्व इस बात में है, इस गर्म हवा को हम जब किसी बैलून में भरेंगे तो बैलून क्या होगा, बैलून है वो आसमान में अधिक ऊंचाई तक उड़ पाता है। जब हम मेट्रोलॉजिकल परीक्षण करते हैं तो हम बैलून्स में क्या करते हैं, हॉट एयर भरते हैं, तब क्या होता है, वो बैलेंस वो आसमान में अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अर्थात मेट्रोलॉजिकल परीक्षणों में हम चार्ल्स के नियम को काम में लेते हैं। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने चार्ल्स के नियम और उसके महत्व के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम हैमिल्टन का नियम और अवोगाद्रो के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।